प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 विज्ञान और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों को समझाने जा रहे हैं। और आपने वीडियो देख लिया, या हम जो कह रहे हैं कि हम आपके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के 10-10 वीडियो आपको देने जा रहे हैं। उसी क्रम में आपका दूसरा वीडियो है। तो आपने सिर्फ यह वीडियो देख लिए तो आप पास तो हो ही जाएंगे, फर्स्ट डिवीज़न भी आप बना सकते हैं। साल भर भी आपने किताब उठा कर के नहीं देखी, एक पन्ना खोल कर के भी नहीं देखा, तो इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप यह 10 वीडियो देखें और आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उससे आप मिलान कर लें। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है वो गलत हो, ठीक है, झूठ हो, तो आप अर्धवार्षिक का पेपर देख लें। इसलिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो फिर हम आपके लिए पूरे 10 वीडियो बना देंगे। और एक वीडियो ज़्यादा हम लंबा नहीं बनाते हैं, अगर वो 25 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम उसका दूसरा पार्ट बना देंगे, ठीक है, क्योंकि जब वीडियो लंबा हो जाता तो आप देखते नहीं हो, तो ध्यान रखें। तो देखो बच्चों, आपके सामने जो पहला प्रश्न है, देखिए आप यहाँ पर, आपके सामने जो पहला प्रश्न है यहाँ पर देखो आप क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों परिवर्तन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है बच्चों, जो मानो भौतिक मान होता है जो हमें दिखता है, जो हमें दिख रहा है, ठीक है। आप क्या देख रहे हो? आपका दोस्त है, अच्छा है, बुरा है, ये तो आप उसके साथ रह रहे हो। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो कि बच्चा लड़ रहा है तो दिख रहा है, दिख रहा है। आज आपने स्कूल में देखा, ड्रेस में देखा, कल आपने घर में देखा बहुत अच्छे कपड़े पहना है, परसों शादी में देखा अलग तरीके के कपड़े पहनेंगे, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन मन में वो क्या सोच रहा है आपको पता नहीं है, आपके प्रति अच्छी सोच रखता है, खराब सोच रखता है, ठीक है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है एक तरीके का। ये समझाने की मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी अपन इसके सभी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है, अगर किसी भी पदार्थ का रूप और आकार बदल जाए, माना रूप और आकार में परिवर्तन हो जाए, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ देखो कह रहा है कि रूप आकार में परिवर्तन, जबकि ये भौतिक परिवर्तन में होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो आकार में परिवर्तन है बच्चों, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आकार में परिवर्तन या रूप में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का आकार या रूप बदल जाता है, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये अब प्रश्न के अनुसार अपन देखेंगे तो ये उसका उत्तर सही निकलता नहीं है। और बाकी जो परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन, गैस उत्सर्जन, तापक्रम में परिवर्तन, ये बच्चों आपके होते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब जो पूरा चैप्टर हम आपको समझाने जा रहे हैं, उसके पहले आपको हम थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो आपको फिर प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। छोटी सी जानकारी है, समझो, पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। अगर आपने 2-3 मिनट यहाँ पर समझ लिया तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। तो बच्चों देखो, माना कि कोई एक तत्व है, अभी हम वैसे लिख रहे हैं जैसे कि आप लिखते हो आपका नाम क्या है, XYZ, ऐसे। माना कि बच्चों कोई एक तत्व है A और फिर एक तत्व है कोई B। माना एक कार्बन हो सकता है, ये नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो A और B मिलकर के बच्चों C और D बनाते हैं। कभी कभी बच्चों ऐसा भी होगा कि A और B मिलकर के सिर्फ C बनाएं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों जो शुरू में होते हैं इन्हें अपन बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और हमने क्या लिखा है? ए लिखी है अभिक्रिया, ए लिखी है अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर हम आपको पहले थोड़ा सा बता देते हैं, कार्बन है, ए ऑक्सीजन है, ए क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक। तो यह रासायनिक समीकरण, जब किसी भी अभिक्रिया को
जब किसी भी अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में तत्वों के रूप में लिखा जाता है, प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, तो उसे अपन रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बच्चों जिस तरह तीर के पहले जो आपको दिख रहे हैं ये सभी अभिकारक होते हैं, या इन्हें कहें क्रियाकारक कहते हैं, क्रिया करने वाले। इसी तरह जो ए है बी है तो ये आपके अभिकारक हो गए, इन्हें अपन क्रियाकारक भी बोलते हैं। नहीं तो आप कहोगे सर हमने क्रियाकारक सुना है, कि क्रियाकारक हो गए आपके। और जो बच्चे बनते हैं तीर के बाद बनते हैं उन्हें अपन उत्पाद कहते हैं। आप कहोगे सर आप उत्पाद क्या होता है, हमने सुना ही नहीं है। तो बच्चों देखो आप इंग्लिश में बहुत होशियार हो, प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपने सुना होगा। तो तीर के बाद जो कुछ भी बनता है वो प्रोडक्ट होता है, माने वो आपका उत्पाद होता है। ठीक समझ गए। अब बच्चों कभी कभी देखो क्या होगा समीकरणों में, अभिक्रिया में क्या होगा, कोई तत्व क्रिया कर रहे हैं या कोई पदार्थ क्रिया कर रहे हैं, तो कभी कभी बच्चों क्या होगा यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसे ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहेंगे अपन। और कभी कभी ऊष्मा का अवशोषण होगा तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। माने बे अभिक्रियाएं, देखो अब ये उत्पाद बन रहा है। कभी कभी बच्चों क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, और ये उत्पाद बन रहा है। अगर यहाँ ये अभिक्रिया गर्म हो रही है, माने किसी बर्तन में आप कर रहे हैं और यहाँ ऊष्मा निकल रही है, यहाँ ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा छिपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ये परिभाषा है। इसका उदाहरण भी अभी हम आपको बताएंगे, अभी तो हम संक्षिप्त में समझा रहे हैं, ठीक है। और बच्चों कभी कभी ऐसा होगा कि उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा बनेगी आपकी, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इनके उदाहरण पूरी जानकारी अपन अभी वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखें। दूसरी बात देखो यहां और इंपॉर्टेंट है, आपने कहा कि आप बाजार गए और बाजार गए, आपने बाजार से 1 किलो आलू लाए, 1 किलो आलू लाए, या हमने आलू लिख दिया। और आपने 100 ग्राम मिर्च लाए, 100 ग्राम कुछ भी हो सकता है, 100 ग्राम आप पत्ता गोभी लाए, 100 ग्राम आप मटर लाए। अब आप कह रहे हो कि हमारे घर है, चलो सब जने खाना खाने चलो। अब आप कह रहे हो हमारे घर है, चलो खाना खाने चलो, ठीक है। अब वहां बैठे हैं 100 जने। अब 100 जने बैठे हैं तो आपका दोस्त कहेगा बताओ तुम 1 किलो तो आलू लाए हो बाजार से और इतने लोगों को सब्जी कैसे खिलाओगे। तो ये संतुलित बात नहीं की उसने, उसने असंतुलित बात की, ये असंतुलित बात की, ठीक है। तो माना कि अगर आप 1 किलो आलू लाए हो तो बच्चों यहां पर भी आपको 1 किलो ही कोई पदार्थ बनेगा, 1 किलो ही बनेगा। आपको समीकरण बैलेंस करना होता है, समीकरण संतुलित करना होता है। जब अपन इसमें अभी प्रश्न हल करेंगे तो आपको वहाँ पर बेहतर समझाएंगे आपको, जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ आपको फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ गए कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो जो आकार में परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। अपन अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब बच्चों आपके सामने जो दूसरा प्रश्न है समझो, कह रहा है हाइड्रोजन का योग एवं ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है यहां से अगर आपने समझ लिया। हाइड्रोजन का योग एवं ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, माने हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का ह्रास माने निकलना क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर जो बच्चों है आपका अपचयन अभिक्रिया। इस पर परीक्षा में हमेशा प्रश्न आता है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझो, समझो बात। कह रहा है जैसे कि कोई अभिक्रिया है, तो पहले समझ लो। तो जब कभी आपको ऐसा शब्द दिखे उपचयन, और कभी भी आपको ऐसा दिखे अपचयन,
अपचयन। तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? तो माने जब, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते अपन, जैसे कार्बन है, कार्बन है, इसमें एक कोयला होता है हकीकत में, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। तो कार्बन में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ गई और बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कभी ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ जाती है, माने ऑक्सीजन क्या हो जाती है, उपस्थित। यहाँ से आप बस समझो, बात समझो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, साल भर नहीं पढ़ा है उससे मतलब नहीं है। उपस्थित, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन उपस्थित हो गई, यहाँ उपस्थित हो जाए तो बच्चों वो होती है आपकी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, ध्यान से सुनना। अपचयन, अप माने होता है बच्चों दूर होना, अप माने होता है दूर होना, अपचयन माने होता है बच्चों दूर होना। अब जैसे कि इसी समीकरण को ऐसा लिख दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ऐसा लिख करके आ जाए परीक्षा में और बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका होगा क्या है। तो इसकी जो ऑक्सीजन है ये दूर हो गई, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों क्या हुआ, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन। माने इसकी जो ऑक्सीजन है वो दूर हो गई, और हमने बताया था कि अप माने होता है दूर होना। अगर आपने ये बातें समझ ली तो एक भी प्रश्न आपका बचेगा नहीं, आपसे एक भी प्रश्न आपका बचेगा नहीं, ठीक है। तो अपन देखते हैं आपसे जो पूछा था, ठीक है, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास। ह्रास माना होता है कमी होना, हटना या दूर होना। दूर होना माने अपचयन। तो अब ऑक्सीजन दूर होती है तो हाइड्रोजन जुड़ती है, या हाइड्रोजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन दूर हो रही है। अब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन हटेगी, ये तो बात समझो आप। तो ऑक्सीजन का ह्रास और ऑक्सीजन दूर हो रही है, तो इसलिए उत्तर जो आपके सामने था वहाँ उत्तर अपन ने समझा अपचयन। माने जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन दूर होती है, तो वो अपचयन अभिक्रिया होती है। समझना ध्यान से, इसके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अभी देखो, अपन ने अभी समझा था, समीकरण के द्वारा अच्छा समझा था, तीर के पहले जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और तीर के बाद जो पदार्थ होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तीर के पहले जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ। तो वो क्या कहलाते हैं बताओ? अभिकारक कहलाते हैं। समझ गए बात? और जो बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ, पूछा जाए तो कह देना उत्पाद होते हैं। और अभिकारक को अपन क्रियाकारक भी कहते हैं, अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, समझो बात। ये लिखा हुआ है, वसा युक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधी क्यों हो जाते हैं? इसका उत्तर समझना बहुत सरल है, बहुत सरल है। देखो, आपसे पूछा है बच्चों विकृत गंधी। क्या पूछा है आपसे? विकृत गंधी आपसे पूछा है। ये क्या है विकृत गंधी? ठीक है, तो गंधी माना होता है उसका गंध खराब आ जाए, रंग व स्वाद खराब हो जाते हैं, माने विकृत हो जाते हैं रंग व स्वाद। तो होता बच्चों अक्सर में क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर आपने कोई चिप्स की थैली देखी होगी, बहुत फूली रहती है, वो बहुत फूली रहती है, और चिप्स थोड़े से रहते हैं। तो बच्चों अगर आप दो थैली लाए, एक में अगर यहाँ पर छिद्र है, तो बच्चों क्या होता है अक्सर में, जो ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी तो चिप्स के साथ जुड़ जाएगी, उपस्थित हो जाएगी। तो हमने अभी आपको समझाया था, जब ऑक्सीजन उपस्थित हो जाए तो उसे अपन उपचयन कहते हैं उपचयन। तो इसमें बच्चों चिप्स भरी है, नमकीन भरी है, तो वो खराब हो जाती है, पर वो खाने योग्य नहीं रहती है। जब वसा या तेलीय खाद्य पदार्थ
हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वह उपचयित हो जाते हैं, माने ऑक्सीकृत हो जाते हैं और वह खाने योग्य नहीं रहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका उत्तर देखो कैसे निकालेंगे अपन, समझ गए। अब हम आपसे पूछें इसका उत्तर बताओ बच्चों, तो आप तुरंत बता दोगे, इसको देखकर तुरंत बता दोगे उपचयन, उपचयन। ठीक है, उपचयन के कारण। एक बात और समझो बच्चों यहाँ पर, चलो ठीक है, फिर इसमें गैस भरी कौन सी रहती है, तो प्रिय बच्चों यहाँ पर जो गैस भरी रहती है वो भरी रहती है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है। यह जो गैस है अक्रिय गैस है, ये क्रिया बहुत कम करती है पदार्थों के साथ। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ये ध्यान देना, परीक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चिप्स की थलियां होती हैं फूली रहती हैं, किस कारण, नाइट्रोजन गैस के कारण। तो आपने विकृत गंधिता का उत्तर समझ लिया। जब वसा या तेलीय खाद्य पदार्थ हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वह उपचयित हो जाते हैं और वह खाने योग्य नहीं रहते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ बच्चों, पूछ रहे हैं आपसे कि लंबे समय तक सूखे मेवे ना खाने से वह खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं, तो वो इसलिए खराब हो जाते हैं कि रखे 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 वह ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं और वह उपचयित हो जाते हैं और वह खराब हो जाते हैं, उनका रंग व स्वाद बदल जाता है। ठीक है, वह खराब हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण विकृत गंधिता। समझ गए, परीक्षा में आ जाए तो गलत मत करना। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है कि C6H12O6 किस खाद्य पदार्थ का सूत्र है, किस खाद्य पदार्थ का सूत्र है। तो बच्चों जो C6H12O6 है ये आपको पता होना चाहिए। कक्षा 5 से आपके सर आपको बताते चले आ रहे हैं कि ग्लूकोज का सूत्र है। आप बीमार हो जाते हो तो आपको जो बोतल आपने देखी होगी, तो उस बोतल आपने देखी होगी, तो उस बोतल में भी बच्चों ग्लूकोज ही रहता है, ग्लूकोज ही रहता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये किस खाद्य पदार्थ का सूत्र है बच्चों, C6H12O6, ये बच्चों ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। इससे परीक्षा में हमेशा प्रश्न आता है, कैसे आता है वो अपन समझते हैं, कैसे समझते हैं। देखो अपन ने देखा रासायनिक समीकरण क्या होता है, मान जब तत्वों को एक प्रतीकों के द्वारा, जब तत्वों को प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम आपको एक समीकरण बताते हैं, ध्यान से देखना, जिंदगी भर याद हम करवाएंगे आपको। अभी आप वीडियो देख रहे हो, आपने खाना खा लिया है तभी देख पा रहे हो, खाना नहीं खाओगे तो नींद आएगी। अपन सब जिंदा हैं तो खाना खाने के कारण तो जिंदा हैं। आपने खाना खाया तो बच्चा जो खाना खाते हैं उससे शरीर में वो पचता है तो ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बच्चों ग्लूकोज बनता है। और अपन जो सांस लेते हैं वो सांस जाती है शरीर में फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, अब अपन बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अभी आप अपने सर्दियां चल रही हैं तो दर्पण के सामने देखना, बोलोगे तो उसमें दर्पण में पानी छा जाता है, तो पानी का सूत्र बच्चों क्या होता है, H2O बन रहा है। दूसरी चीज आप सुन रहे हो, कई लड़के झगड़ भी सकते हैं, हम आपको कितना समझाते हैं कि ऐसे ऐसे आप अध्ययन करो, आप समझते नहीं हो। माने आप घर में उद्यम भी करते रहते हो, उद्यम जब करते हो बच्चों जब आपके अंदर ऊष्मा है, ताकत है। ठीक है, तो बच्चों H2O बनता है और CO2 बनता है। इसको ऐसा लिख दो, इससे समझ में आएगा। आपने भोजन खाया और ऑक्सीजन ली तो बच्चों बनेगा क्या, यहाँ
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। पहली बात तो ये नाक के द्वारा, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, इसमें अपन ने क्या, कुछ नहीं। फिर हमने बोला था कि दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो पानी भी निकलता है मुंह के द्वारा, यही तो होता है। तो माने ये हमने बताया कि हमने रोटी खाई, सांस ली, और फिर होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली और पानी भी वाष्प के रूप में बाहर निकला। ये हमने प्रतीकों के द्वारा दर्शाया। क्या, हमने जो किया, आपने जो किया, यही होता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। और सुनो, हम आपको इन सभी के जो लिखने वाले प्रश्न होते हैं उनको भी समझाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप इन्हें देखते रहना। देखो, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। अपन कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ कार्बन देखो 6 हैं, यहाँ कार्बन आपका एक ही है, तो अपन शुरू में यहाँ 6 लगा देते हैं। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, ये संतुलित कर रहे हैं हम। अब बच्चों क्या है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ हाइड्रोजन आपके 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन आपके 12 हैं। ये 12 हैं, इन्हें आप कैसे कर सकते हो 12, तो यहाँ कौन सी संख्या का गुणा करें ये 12 हो जाए। 5 दूनी 10 नहीं हो रहे हैं तो हम 6 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, और ये भी 12 है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन आपकी कितनी है, 2, इधर है 6, 6 और 2 8 ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, तो 6 और 2 12, 12 ऑक्सीजन बच्चों ये है आपकी, और 6 ऑक्सीजन आपकी जी है। माने टोटल देखा जाए तो 12 6 18 ऑक्सीजन है अपनी, क्या है 18। यहाँ बच्चों कितनी है, 6 ऑक्सीजन जी हो गई हैं और 2, ये अपनी टोटल 8 ही है। अब बच्चों इधर जब आपकी 18 ऑक्सीजन हैं, इधर आपकी 8 हैं, तो अबे अपन को इधर 12 की आवश्यकता और 12 नहीं, हम नहीं, देखो 6 2 8, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, हाँ अभी अपन गलत कर गए, 6 दूनी 12 और 12 माने आपकी इधर 24 ऑक्सीजन है, ठीक है, 24 ऑक्सीजन है। 6 से अपन ने 6 मिला दिया था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी अपनी, और 12 हाइड्रोजन थी तो 6 अपन ने दूनी 12 कर दिया था, और 6 ऑक्सीजन अपनी ये हैं। अपन ऑक्सीजन मिला रहे हैं ना, फिर गड़बड़ कर दी अपन ने। 6 दूनी 12 और 6 18, तो टोटल 18 ही है, ठीक है। यहाँ आपकी 8 है, यहाँ आपकी अभी 8 है, ठीक है। तो अपन इनको 18 कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ अपन ने देखो, यहाँ अपन ने अगर ऐसा 6 कर दिया तो 6 दूनी 12 जी हो गई हैं और 6 आपकी जी हो गई हैं, ठीक है। यह अपन ने 6 कर दिया तो 6 दूनी 12, ये 12 हुई आपकी, और 12 6 18, इधर भी आपकी 18 ऑक्सीजन हो गई हैं और इधर भी आपकी 18 ऑक्सीजन हो गई हैं। तो इस तरह से अपन बैलेंस करते हैं। बहुत सरल रहता है बैलेंस करना। 1 2 समीकरण आपके और आएंगे। तो यह जो समीकरण है आपका श्वसन अभिक्रिया का है, आप बोल रहे हैं। और बच्चों एक ध्यान दो, इसमें ऊष्मा भी निकलेगी। अब ऊष्मा क्या होती है सर, हम तो जानते ही नहीं है, समझो। इस श्वसन का रासायनिक समीकरण है, ये क्या होता है समझो। परीक्षा में हर बार आता रहता है कि बताओ श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। माने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसा पूछा जाएगा श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो श्वसन में ऊष्मा उत्पन्न होती है या श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आपको ये समीकरण बनाना होता है, ठीक है, और आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। जब आपको इन प्रश्नों के, जो आपके लिखने वाले प्रश्न होते हैं उनका वीडियो बताएंगे तो वहाँ आपको अच्छे तरीके से वहाँ पर बताएंगे। यहाँ तो आप भूल जाओगे, बता देंगे मेरे, ठीक है। तो यहाँ का उत्तर जो है आपने समझ लिया कि जो C6H12O6 है ग्लूकोज का सूत्र है। अब बच्चों बताओ कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या प्रश्न है, बताओ कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताओ कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है।
अभी अपन ने अच्छे से समझा था कि अपन अगर, समझना बात, कोई पदार्थ ए है, ए से आपका बी बन गया, अगर ए बी बन गया, बी से दोबारा से अपन ए बना दें तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। अगर नहीं बना पाए तो रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब बना सकें। देखो, पहला है खौलते पानी से जलवाष्प बनाना। पानी खौल रहा है, जलवाष्प बन गई है, वो दोबारा से पानी में परिवर्तित हो जाएगी जलवाष्प। जैसे कि समुद्र में देखा होगा आपने, जलवाष्प बन जाती है और वर्षा के रूप में फिर वो बरस जाता है। दूसरा है बर्फ़ का पिघलकर जल बनना। बर्फ़ को आप पिघला दो, जल बन जाएगा, उसको दोबारा से फ्रिज में रख दो, फिर बर्फ़ बन जाएगी। नमक का पानी में घुलना। जैसे कि आपने पानी में नमक घोल दिया, आपको दिख नहीं रहा है कि नमक इसमें कितना घोल दिया, पता ही नहीं है, तो उस पानी को क्या है, आप गर्म करो तो पानी जो है वाष्प बन करके उड़ जाएगा, आपका नमक बच जाएगा। लेकिन जो एलपीजी का दहन है बच्चों, समझो बात, घर में जो सिलेंडर होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, एलपीजी का, तो वो सिलेंडर जब खत्म हो जाता है, दहन माने होता है जलना, एलपीजी आपने जला दी, गैस सिलेंडर की जो गैस जला दी खाने में, तो क्या दोबारा आप घर पे उसको बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। कंपनी वाले भी नहीं बना सकते हैं, वो तो दोबारा से गैस उसमें भरते हैं। ठीक है, तो जो एलपीजी का दहन है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि दोबारा से अपन एलपीजी गैस नहीं बना सकते हैं। और बाकी की जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन एलपीजी का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब बच्चों आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझो अच्छे से, उत्तर आपसे पूछ रहा है भी हम, देखो आप बता दोगे तुरंत। क्या नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो अब इसका उत्तर माना कि हमें नहीं आता, चलो मान नहीं आता, इसका उत्तर निकालते हैं अपन, क्या समस्या उसमें आपको, कोशिश कर रहे हैं जल्दी आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए। समझो बात, ये आपका दिया है लेड ऑक्साइड और एक कार्बन से इसने अभिक्रिया की, और बच्चों ये बना क्या आपका, ये आपका लेड बन गया है, माने शीशा बन गया है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है। ठीक है, अब हमें नहीं पता ये लिखा हुआ है कि कौन सा असत्य है कौन सा सत्य है, तो समझो समझो बात, एक चीज समझो, ये लेड ऑक्साइड है, इससे शीशा बन रहा है, माने इसकी ऑक्सीजन जो है दूर हो रही है, दूर हो रही है। दूर को अपन ने क्या बोला था, अपचयित, माने जो पीबीओ है ये बच्चों कैसा होगा, अपचयित। कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता दो। इसकी ऑक्सीजन दूर हो रही है। कार्बन देखो बच्चों, बोला था हमने कार्बन में जब ऑक्सीजन आ जाए उसे बोलते हैं उपस्थित, तो कार्बन बच्चों उपचयित हो रहा है, ये तो अपन ने यहाँ पर समझ लिया, क्योंकि यहाँ देखो इसकी ऑक्सीजन चली गई है और इसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो गई है। तो अब इस तरह अपन देखते हैं, जो आपके सामने उत्तर हैं, आपका जो सी है कार्बन उपचयित हो रहा है, और जो डी है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, माने आपका जो सी और डी है ये तो सत्य है। अब बच्चों आपका गलत क्या है, असत्य ही पूछा है, तो ए और बी आपके असत्य हैं। बताओ क्या समस्या, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने कहा आप दो चीजें रट लो, पहले हम बता चुके हैं, तो उसके आधार पर आप उत्तर बता सकते हो। तो कौन सा कथन सत्य है, पहला और दूसरा? जब सी और डी सही हो गए हैं तो ये आपके दो गलत हैं, ए और बी। ठीक है, तो असत्य पूछा है तो ए और बी आपके असत्य हैं। ठीक है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो बच्चों दिख रहा है आपको, ए और बी असत्य हैं, असत्य आपसे पूछा है। अब बच्चों देखो, ये बहुत अच्छा समीकरण है और हर साल परीक्षा में आता रहता है, हर साल परीक्षा में आता रहता है। अपन जल्दी से देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये दिया है, यहाँ समझा देते हैं जल्दी से। ये बच्चों आपका है Fe2O3, ठीक है, प्लस 2 एल्यूमिनियम, ये रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं अपन। अब देखो बच्चों क्या होगा, समझो बात,
जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो है Fe2 को भगा देगा, हटा देगा। हटाने को बच्चों कभी कभी अपन गांव में क्या कहते हैं, विस्थापन। माने कि आपने कोई कुर्सी पर बैठा है बच्चों, कुर्सी पर बैठा है, आप यहाँ से आ गए, आप यहाँ से आ सकते हो, यहाँ से आ सकते हो, माने आपका नाम एल्यूमिनियम है, आप यहाँ आ रहे हो और यहाँ कुर्सी पर Fe2O3 बैठा है। आपने कहा उठो इनसे, बैठना मुझे। अब बेचारा Fe2 हट गया, क्योंकि आप अधिक क्रियाशील हो। समझो बात, आप अधिक क्रियाशील हो, आप अधिक क्रियाशील हो, इसलिए आपने Fe2 को हटा दिया बेचारे को और आप यहाँ आके बैठ गए। तो अब क्या बचेगा, Al2O3 प्लस Fe बेचारा अलग हो जाएगा, अलग बैठ जाएगा। माने आपने उसको विस्थापित कर दिया, अपनी जगह से आपने विस्थापित कर दिया। तो बच्चों ये आपका उत्तर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, विस्थापन अभिक्रिया। आपने हटा दिया है, आप एल्यूमिनियम भाई साहब ने इसको हटा दिया है। अब संतुलित कैसे करना है देख लेते हैं। नहीं आप कहोगे संतुलित नहीं किया, तो बच्चों समझो, Fe यानी Rn यहाँ 2 हैं, यहाँ Rn 1 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे। और सुनो, अभिकारक के बाद जो उत्पाद बनता है वहाँ पर बाद में नहीं लगाते, ध्यान देना, शुरू में लगाएंगे। नहीं आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि आप एल्यूमिनियम भाई साहब ने Fe को हटा दिया, भगा दिया। अब बच्चों अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, इसको ऐसा करते हैं, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। समझ रहे बात, इसका उत्तर भी दिखती है। लोहा चूर्ण माने आपके घर में लोहा होगा, लोहे के बर्तन होंगे, कुछ तो होगा लोहे का, ठीक है, तो वो ले आना, स्कूल में ले आना, क्रिया करेंगे अपन। लोहा चूर्ण स्कूल में रखा हुआ है अपने पास जी, HCl, आज लेकर के आना। तो बच्चों क्या होगा, समझो बात, Fe जो है, Fe अब यहाँ पर Cl से क्रिया करेगा, तो बच्चों क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा, और ये बेचारी हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन बेचारी अलग हो जाएगी। तो ये क्या है, Fe को बोलते हैं आयरन, ये नहीं जानते हो आप, आयरन। ये आपका Cl है, आयरन क्लोराइड। जैसे कि आपने नमक तो देखा ही होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो ये होगा आपका आयरन क्लोराइड। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 लगा दो। अब बच्चों 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हैं, Fe 1 है, Fe 1 है, ये बैलेंस हो गया। तो यही आपसे पूछ रहा होगा वो समीकरण में कि लोहे चूर्ण पर तनु HCl की क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है और ये आयरन क्लोराइड निकल रहा है, तो बताओ कौन सा उत्तर सही है, बताओ जल्दी से, आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इसका उत्तर सही है बच्चों ए वाला, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनती है। कोई समस्या हो तो बता दो, समस्या हो तो बता दो। अब बच्चों आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहा है कि ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कलई कहते हैं अपन। आप घर में लाते हो दीपावली के समय, कलई करते हो और पानी में से आप मिलाते हो, पानी में मिलाते हो तो पानी गर्म भी हो जाता है, ये आप सभी जानते हो। पानी गर्म हो जाता है मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है। जो आपके घर में हुआ था दीपावली के समय वो अपन ने यहाँ पर संकेतों के रूप में लिख दिया है और अपन ने कुछ भी नहीं किया है, ध्यान देना। तो पूछ रहा है कि उपर्युक्त अभिक्रिया है तो ऊष्मा निकल रही है, क्लियर है। यहाँ तो प्रयोग करना, घर पे कलई रखी होगी, उसको पानी में मिला देना, पानी गर्म हो जाएगा तो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। आप कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, तो प्रयोग करके देखना तब बताना, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है, इसे अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कलई भी बोलते हैं गांव की भाषा में, ध्यान देना। दूसरी बात, इसे कहते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना कहते हैं अपन, ठीक है। ये है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखना। तो इसका उत्तर बताओ जल्दी से, ये कैसे अभिक्रिया है।
एक कैसी अभिक्रिया है? ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। परीक्षा में हमेशा प्रश्न आता रहता है, हमेशा आता रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा छिपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ए वाला समीकरण लिख देना। एक समीकरण और इम्पोर्टेंट है, कोयले का दहन। एक कोयला होता है कार्बन, कार्बन को हम जब जलाते हैं तो बच्चों क्या बनता है? धुआं बनता है और प्लस ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो ए भी लिख सकते हैं, ए वाला भी लिख सकते हैं। तो ये सभी जो है आपके ऊष्मा छिपी अभिक्रिया के समीकरण हैं। अब बच्चों है रिक्त स्थान। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? बता दो जल्दी से फटाफट। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। अब है बच्चों ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। माने मिलना माने संग संग मिलना, आना। परिभाषा भी है, हमने आपको शुरू में समझा था। जब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर के एकल उत्पाद बनाते हैं उन्हें अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी आपने देखा था कलई वाला सूत्र देखा था, वो भी आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण था। ठीक है। दूसरा अपन और देख लेते हैं, आपको देखना हो तो कोयले का दहन था, वो भी आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण था। ठीक है। तो ये संयोजन अभिक्रिया आपकी हो गई है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर, एकल माने होता है एक, टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाता है तब वह अभिक्रिया कहलाती है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। समझो बात, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अपघटन माना होता है बच्चों टूटना। जैसे कि CaCO3 है, इसी से कलई बनाते हैं। तो फैक्ट्रियों में कलई जाती है, इसको गर्म करते हैं तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड माने कलई बन जाती है और इसमें से धुआं बाहर निकल जाता है। ठीक। तो ये क्या है? एक है कि नहीं है? एक कोई अपन एकल बोलते हैं, एकल हो गया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, तो उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं जब एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। एक से दो बन गए, कभी कभी दो से एक बनेंगे तो वो संयोजन अभिक्रिया है, और एक से दो या दो से अधिक पदार्थ बन गए तो आप समझ गए वो अपघटन अभिक्रिया। अपघटन माने टूटना। अब बच्चों इसको हमने आपको अच्छे से पहले ही समझा दिया था। क्या है? जब एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को हटा देता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आपके स्कूल में आपके गुरुजी ने, आपके सर ने एक समीकरण जरूर बताया होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा, नहीं किया होगा तो कमेंट कर देना। जैसे क्या होता है बच्चों, आपके स्कूल में एक कॉपर सल्फेट का विलयन रखा होता है। ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन नीले कलर का होता है। इसमें बच्चों आप लोहे की कील लाओगे और इसमें आप लोहे की कील इसमें आप ऐसे इसमें डुबा दोगे। ठीक है। लोहे की कील इसमें आप इसमें डाल दोगे तो बच्चों ये नीला जो विलयन है इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। तो अब कैसे होगा? तो जो Fe है, Fe ने कॉपर को भगा दिया। अब बनेगा क्या? FeSO4, फेरस सल्फेट बन जाता है। अब बच्चों आपका अलग हो जाता है कॉपर। ये हमेशा 2 नंबर में आता रहता है। समीकरण के द्वारा बताओ तो ये आपका समीकरण हो गया। ठीक है। इस कई प्रकार के होते हैं। एक ये लिख लो, जस्ता माने जिंक सल्फेट है। ठीक है। और जिंक सल्फेट नहीं है बच्चों, ये आपका
कॉपर सल्फेट है। अगर आप इसमें Zn भी मिलाते हैं तो बच्चों आपका ZnSO4 बन जाएगा और आपका कॉपर अलग हो जाएगा। जब कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक से कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो ये भी बच्चों आपका है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, जब एक तत्व क्या है दूसरे तत्व को हटा देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। ये भी परीक्षा में हमेशा आता रहता है, ये हमेशा आता रहता है, इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका, देखो हमेशा ही परीक्षा में आता रहता है, इसलिए बच्चों आप इसको ध्यान देना। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। परिभाषा क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या होता है देखो, जैसे कि आपके स्कूल में रखा होगा, नहीं रखा होगा तो हम प्रयोग करके दिखा देंगे आपको। ये आपका सोडियम सल्फेट, इसमें आप बच्चों क्या मिलाएंगे, बेरियम क्लोराइड अपन इसमें मिलाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने आपसे कहा बच्चों सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, तो आपने तुरंत बता दिया NaCl, और हमने कहा कि बच्चों आप मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, तो आपने जी बताया। इसमें देखो, इसमें कहीं भी संख्या नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर देखो बच्चों ये संख्या दी हुई है, समझना बात। अब वो ही यहाँ पर होगा, वही चीज़ यहाँ पर बनेगी बच्चों। यहाँ पर देखो आपको साफ ना दिखे तो वीडियो हाइपर चलाएं, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ जो है यहाँ से टूट जाएगी। ठीक है, तो आपका यहाँ बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl बन गया। देखो तो ये हुआ क्या है बच्चों, जो बेरियम होता है इसकी संयोजकता 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है, Na की 1 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, हमने आपको कई बार बताया है। तो ये बन जाता है। अब बैलेंस करने की बात आती है तो बैलेंस कर सकते हैं आप। क्लोरीन यहाँ 2 हैं बच्चों, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 लगा दो, कोई समस्या नहीं है, 2 लगा दो। और यहाँ सोडियम 2 हैं, यहाँ सोडियम आपके 2 हो गए हैं, यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ बेरियम 1 है, आपका बैलेंस पूरा है। ये इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। माना वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है, माने सोडियम के जो 2 आयन थे और बेरियम के जो 2 आयन थे, इनने आदान प्रदान कर लिया, सोडियम ने और बेरियम ने आदान प्रदान कर लिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो अपन हल कर चुके हैं। वे अभिक्रियाएं जिन्हें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उन्हें कहते हैं ऊष्मा छिपी अभिक्रियाएं। अब है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, बहुत सरल है, समझो। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो क्या कहेंगे, उपस्थित होती है, तो उपचयन कहेंगे। इसमें कोई समस्या आपकी नहीं आने वाली है। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये चल रहे हैं आपके। अब है जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है, माने ऑक्सीजन बाहर निकलती है, माने दूर होती है, तो क्या बोला था हमने, अपचयन। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों अपचयन, दूर हो जाती है। अब है जब 2 विलयनों को मिलाने पर एक अम्लीय पदार्थ बनता है, उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे बच्चों अवक्षेपण। माने आपने 2 पदार्थ मिलाए, दोनों द्रव हैं, दोनों मिला दिए और वो जम जाएं, तली में जम जाएं, उसे बोलते हैं अवक्षेप। ऐसा प्रयोग होता है, कभी करके दिखाएंगे आपको हम। ऐसा प्रयोग आप सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिला दो, तो सोडियम सल्फेट अभी लिखा था आपने, वो सोडियम सल्फेट जो है तली में जम जाता है। ये उसी का उदाहरण है कि जब 2 विलयनों को मिलाते हैं तो एक पदार्थ जम जाता है, तली में बैठ जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता रहता है, इसको अपन समझ लेते हैं थोड़ा बहुत।
वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कैसे होता है अपन इसको समझ लेते हैं, अपन। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया जैसे कि आपके पास ए जिंक ऑक्साइड है, इसमें अपन कार्बन मिलाते हैं तो क्या बनेगा बच्चों? देखो यहाँ पर आपका ए जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन ए अलग हो जाएगा, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। समझना बात। ए जिंक ऑक्साइड है, इसकी ऑक्सीजन दूर हट रही है तो ए क्या हो रही है? अपचयित। ए हो रही है अपचयित। इसमें आ रही है उपचयन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन भी हो उपचयन भी हो वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन, या ऐसे कहें वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब लोहे पर जंग लगना अभिक्रिया का उदाहरण है तो इसे संक्षारण कहते हैं। परीक्षा पूछ सकते हैं 2 नंबर में, तो क्या लिखोगे? जब लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को खुले में रख देते हैं तो वह नमी की उपस्थिति में या अन्य कई गैसों की उपस्थिति में क्रिया करके संक्षारित हो जाती हैं, इसे संक्षारण कहते हैं। अब है बच्चों रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं बताओ। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस का उत्सर्जन हो जाता है, तापक्रम में भी परिवर्तन हो जाता है। ये रासायनिक परिवर्तन होता है। इसका उत्तर आप बताओ जल्दी से फटाफट। विकृत गंधता रोकने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? बताओ जल्दी से फटाफट। नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। और फिर है बच्चों फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं उसको गर्म करते हैं तो विशिष्ट गंध सल्फर के कारण आती है। तो ये इसका उत्तर हम कैसे मान जाए सही है? तो इसका उत्तर अपन समझते हैं, सल्फर के कारण। समझो, फेरस सल्फेट माने बच्चों आपके पास फेरस सल्फेट है, नहीं है तो स्कूल में रखा होगा। इसको गर्म करते हैं तो एक बदबू सी आती है, गंध आती है। तो बच्चों देखो जी आयरन है, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। तो इसकी जो गंध आती है सल्फर के कारण आती है। आपने नहीं देखा है, हम दिखा देंगे, पूछ लेना। ये सल्फर बहुत बुरी बदबू आती है, इसकी बहुत बुरी बदबू आती है, खाज हो जाती है, खाज। तो नीला थोता लगाते हैं, पूछना अपनी मम्मी से, वो इसी कारण बदबू आती है, बहुत बुरी बदबू आती है, लेकिन खाज ठीक हो जाती है। कॉपर सल्फेट बोलते हैं, नीला थोता बोलते हैं, वो उसकी बात हो रही है। अब हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण अपने संतुलित किए थे। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों इस तरह आपने देखे, हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आपने अगर वीडियो इसको देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको बच्चों क्या बताएं, आपको हम कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते हो। और दूसरी बार जब आप वीडियो देखेंगे बच्चों तो उसको अधिक स्पीड पर चलाएं, माने 2x स्पीड पर वीडियो चलाएं। 2x स्पीड पर वीडियो चलाएं, इसका मतलब जो होता है कि ऐसे जी वीडियो है, अब जी वीडियो माना कि अभी देखो 50 मिनट का होने वाला है, तो आप जब वीडियो को हाई स्पीड पर चलाएँगे दोबारा से, अभी तो पूरा देखना है, तो आपका 25 मिनट में समाप्त हो जाएगा आपका वीडियो। ठीक है, तो आपने ये समझा। अब हम आपको दूसरे वीडियो में इसके जो परीक्षा में लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम बता देंगे। और प्रिय छात्रों आप वीडियो लाइक ज़रूर करें, हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, लाइक करो। इससे हमें पैसा नहीं मिलता है, आपको कई बार कह चुके हैं कि पैसा हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से सभी को समझा और आशा करते हैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या समझा वो अपन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अभी अपन देख सकते हैं अभी अपन ने इसमें क्या क्या समझा। ठीक है, तो देखो अपन ने सभी प्रश्न अच्छे से समझ लिए हैं, आपको दिख भी रहे हैं। अभिकारक कहलाते हैं, विकृत गंधता क्यों हो जाते हैं, उपचयन के कारण हो जाते हैं, मेवे खराब हो जाते हैं विकृत गंधता के कारण। पदार्थ है खाने वाला, वो ग्लूकोज होता है, भोजन में खाते हैं। भौतिक परिवर्तन नहीं है, एलपीजी का दहन नहीं है। ठीक है, और ये अभिक्रिया आपने अच्छी से समझी थी इसको है।
ये भी अपन ने समझी थी, हटा दिया था, विस्थापित कर दिया था इसको। क्या बनता है ये भी अपन ने अच्छे से देखा था। ये अभिक्रिया भी बताई थी, घर पे इसको करके देखना आप हैं। ये रक्त स्थान की पूर्ति अपन ने अच्छे से समझे हैं, देखे हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे से सभी प्रश्नों को समझा है, ये अपन ने अभी देखे हैं। तो बच्चों इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए इसी तरह वीडियो और बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।